गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास का 9th चैप्टर किंग एंड क्रॉनिकल्स द मुग़ल कोड्स यानी कि शासक और इतिवृत्त मुग़ल दरबार लगभग 16th और 17th सेंचुरी तक का हम जो है पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें हमें ये पढ़ना है कि जो मुग़ल शासक थे उन्होंने अपने दरबारियों के द्वारा, जो दरबारी लेखक थे उनके द्वारा जो इतिहास लिखवाया अपना, और किस तरह से उन दरबारी लेखकों ने मुग़ल शासकों, उनके प्रशासन के बारे में लिखा, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जो मुग़ल साम्राज्य के शासक थे वो अपने आप को एक जो है बहुत ही लार्ज और हेट्रोजीनियस, यानी कि हेट्रोजीनियस का मतलब है विजातीय, जहाँ पे बहुत सारे प्रजाति के लोग रहते थे, वो ऐसे राज्य पर अपना शासन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो ऐसा जो है मानते थे। जबकि ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो दिखाना चाहते थे अपने आप को, लेकिन फिर भी जो है ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि वो जो है बहुत ही विभिन्न जो विजातीय और एक बड़ा जो साम्राज्य था उसके शासक रहे, और उन्होंने उस पर कैसे जो है सामंजस्य स्थापित किया गया। तो इसके लिए जो है उन्होंने क्या करा, एक तरीका खोजा। उन्होंने जो अपना राजवंशीय या डायनेस्टिक जो हिस्ट्री है उसको लिखवाना उचित समझा, और इसको लिखवाने के लिए जो मुग़ल शासक थे या राजा थे उन्होंने जो है उनके जो दरबारी इतिहासकार थे, यानी कि जो उनके बहुत ही एक तरह से कहेंगे विश्वास पात्र लोग थे, उनको लेखन का काम जो है उन्होंने सौंपा और उनसे जो है अपना इतिहास लिखवाया। तो जो लेखक थे उन्होंने जो है जो भी लिखा राजाओं के बारे में, तो जो अंग्रेजी में जो लिखने वाले जो आधुनिक जो इतिहासकार हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो है इसको क्या नाम दिया, इसको जो है इतिवृत्त का नाम दिया, या क्रॉनिकल्स का नाम, टेक्स्ट क्रॉनिकल्स का नाम जो है दिया हुआ है। और ये जो शासकों के बारे में लिखा गया है, जो भी घटनाएं लिखी गई हैं वो जो है क्रोनोलॉजिकल, यानी कि कालक्रमानुसार एक के बाद एक घटनाओं का जो है विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो जो भी मुग़लों का इतिहास लिखने के लिए जो इच्छुक विद्वान होते थे उनके द्वारा जो है ये इतिवृत्त लिखे गए हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लेख हैं ये अपरिहार्य स्रोत हैं। आगे जो विद्वान इतिहास लिखना चाहते हैं मुग़लों के लिए वो इनकी सहायता लेते हैं, और ये जो क्रॉनिकल्स हैं इनमें जो है मुग़ल राज्य की जो संस्थाएं थी उनके बारे में जो है तथ्यात्मक सूचनाएं इकट्ठी की गई, और जो दरबार से घनिष्ठ रूप से जो जुड़े हुए व्यक्ति होते थे उन्होंने जो है इनको काफ़ी मेहनत से एकीकृत और वर्गीकृत किया गया। दूसरी तरफ जो है ये जो लेख हैं इनका उद्देश्य क्या था कि जो मुग़ल शासक अपने क्षेत्र में जो चीज़ें लागू करना चाहते थे उनको जो है ये दर्शाना चाह रहे थे। तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो क्रॉनिकल्स हैं ये जो हैं एक तरह से इस बात की झलक है कि जो कैसे जो इम्पीरियल आइडियोलॉजी थी या जो शाही विचारधाराएं थी वो किस तरह से रची गई हैं, और किस तरह से जो है जो राजा प्रचार करना चाहते थे उनको इसमें दर्शाया गया है। इस चीज़ पर जो है ये प्रकाश डालती हैं। अब
सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, यानी कि मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य। तो जो हम ये कहते हैं मुग़ल एम्पायर या मुग़ल शासन, या किसी को हम कहेंगे जैसे अकबर है मुग़ल शासक था। तो ये जो मुग़ल नाम है ये मंगोल से जो है उत्पन्न हुआ है, मंगोल शब्द से ये जो है लिया गया है। 11th क्लास में आप मंगोल्स के बारे में आप जो है पढ़ चुके हैं। और जब हम मुग़ल कहते हैं तो ये जो है एक बहुत ही भव्य, या कह सकते हैं कि बहुत ही आकर्षक जो है साम्राज्य के बारे में जो है दर्शाता है। लेकिन जो है एक चीज़ जानने की है कि ये मुग़ल शब्द जो है वो जो मुग़ल शासक थे उनके द्वारा खुद नहीं चुना गया था। ये वो तो अपने आप को क्या कहते थे, तैमूरी कहा करते थे अपने आप को, यानी कि वो अपने आप को तैमूर का वंशज कहते थे। और वैसे देखिए कि जो बाबर था मुग़ल शासन की जिसने नींव रखी थी भारत में, बाबर ने, तो वो अपनी माता की तरफ से चंगेज़ खां जो मंगोल था उसका संबंधी था। लेकिन वो जो है क्या था, तुर्की भाषा बोलता था और इसके बाद जो है तुर्किश बोलता था। और जो वो ये मंगोलों को जो है अपना रिलेटिव नहीं बताता था, क्योंकि इतिहास में मंगोलों को बहुत ही एक बर्बर यानी कि बहुत ही क्रूर जो है शासकों के रूप में जो है उनको वर्णित किया गया है। तो वो अपने आप को तैमूर से जोड़कर जो है बताया करता था। और ये जो मुग़ल शब्द जो आया ये 16वीं शताब्दी में जो यूरोपियंस थे उन्होंने जो है जो भारत पर जो ये तुर्की शासक जो जिसकी नींव बाबर ने रखी थी, और उसके जो मतलब जो संतानें थी जिन्होंने शासन को आगे चलाया, उनके लिए जो है प्रयोग में लाया गया ये शब्द। और फिर इनके लिए जो है मुग़ल शासक कहा जाने लगा, मुग़ल शासक शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। अच्छा, जो मुग़ल थे इन्होंने क्या करा कि जो भी रीजनल जो मतलब जो स्टेट थे, या एक तरह से कहेंगे स्थानीय सरदार थे, उनके साथ या तो मैत्री करके या उनके ऊपर विजय प्राप्त करके उन्होंने जो है क्षेत्रीय जो राज्य थे उनको जो है अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और एक जो है विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो जैसे मैंने बताया कि जो मुग़ल एम्पायर है उसका जो संस्थापक था या जिसने उसकी नींव रखी वो कौन था? बाबर, जहीरुद्दीन बाबर कहा जाता था उसको। ये क्या है कि मध्य एशिया में फरगना से आया, मध्य एशिया में जो है फरगना का था, और जो इसके प्रतिद्वंदी थे उज़्बेक एक मतलब जनजाति टाइप के थे, तो उन्होंने जो है इसको खदेड़ दिया था। और इसने फिर क्या करा कि ये काबुल में आ गया और वहाँ पे जो है ये स्थापित हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि इसको ऐसी जगह की खोज थी जहाँ पे खूब संसाधन और खूब धन मिल सके, तो इसने 1526 में जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है भारत की तरफ रुख किया और भारत की तरफ बढ़ा, और इसने जो है विजय हासिल करके पानीपत के युद्ध में और भारत में जो है अपनी सत्ता स्थापित की। इसके बाद जो है बहुत हम शॉर्ट में इसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो बाबर था वो 1526 में उसने राज्य स्थापित किया और 1530 में वो उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो उसका जो उत्तराधिकारी था नसीरुद्दीन हुमायूं, वो गद्दी पर बैठा। अच्छा, जब हुमायूं के बारे में हम उसका शासनकाल देखते हैं तो उसने 1530 से 1540 तक शासन किया पहले। फिर उसके बाद क्या है कि एक अफ़गान नेता था शेर शाह सूरी, उसने इसको पराजित कर दिया और ये
ईरान की तरफ भाग गया और वहाँ के जो सफ़ावी शासक थे उनके दरबार में जो है रहा। और उसके बाद फिर इसने जो है अपनी ताकत इकट्ठी की और इसने 1555 में 1555 में इसने फिर से जो है जो शेर शाह सूरी के वंशज थे उनको पराजित किया। और उसके बाद जो है फिर इसने शासन स्थापित करके 55 में शासन स्थापित किया और 56 एक साल के बाद इसकी जो है मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका जो पुत्र था जलालुद्दीन अकबर, उसने 1556 से 1605 तक जो है मुग़ल शासक के रूप में रहा, सत्ता संभाली मुग़लों की। और इसके शासनकाल में जो है मुग़ल साम्राज्य का बहुत जो है विस्तार हुआ और साम्राज्य की जो है सीमाएं हिंदू कुश पर्वत और उसके बाद जो है तक फैल गई। इसके बाद जो है इसने जो ईरान के जो सफ़ावी थे और जो मध्य एशिया के उज़्बेक थे वो जो विस्तार करना चाह रहे थे हिंदू कुश की तरफ, उनकी योजनाओं को जो है विफल करा। और इसके बाद इसका अकबर का पुत्र जो है अकबर ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया और इसका पुत्र था जहांगीर जो था 1605 से 27 तक था। उसके बाद शाहजहाँ 1628 से 58 तक रहा। फिर औरंगजेब 1658 से 17 तक रहा। तो ये इसके बहुत ही योग्य उत्तराधिकारी थे। योग्य उत्तराधिकारी मतलब ताकतवर थे और उन्होंने अपनी जो साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और उनको मजबूती से बनाए रखा। लेकिन उसके बाद के जो इसके उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर होते गए और लेकिन इनकी जो है 1707 के बाद औरंगजेब के बाद जो है सत्ता जो है क्या है इनकी शक्ति घट गई और भारत में जो है स्थानीय जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं उन्होंने जो है स्वतंत्रता हासिल करनी शुरू की। लेकिन फिर भी एक तरह से कहेंगे कि सांकेतिक रूप से जो मुग़ल शासक थे वो दिल्ली पर बने रहे। उनके पास बहुत पावर नहीं थी, लेकिन दूसरे जो क्षेत्रीय जो शासक थे उनके सहारे से जो है ये दिल्ली के शासक बने रहे। और 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जो इनका शाही ढांचा था, जो शाही संस्थाएं थीं, इनकी जो इंस्टीट्यूशंस बनाए थे इन्होंने वो, और इनका जो प्रशासन था और कर इकट्ठे करने की जो प्रणाली थी, तरीके, वो इन्होंने जो है इम्प्रूव किए। और मुग़ल शक्ति का जो केंद्र होता था वो इनका दरबार हुआ करता था, जो कोर्ट होता था, मुग़ल कोर्ट वो होता था। और यहीं पे जो है राजनीतिक गतिविधियां के बारे में सोची जाती थी, किन लोगों को जो है दरबार में श्रेणियां या हैसियत प्रदान करनी है, यानी कि उनको अपने साम्राज्य में मिलिट्री पावर देनी है। और ये सब चीज़ें जो है डिसाइड की जाती थी। तो इस तरह से जो है इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई और अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब इनके बारे में जो लिखा गया है द प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉनिकल्स, यानी इतिवृत्तों की रचना, यानी कि मुग़ल शासकों ने इन्होंने ये सोचा कि अगर इनके साम्राज्य में जो भी घटनाएं हैं या जो भी इतिहास है अगर उसको लिखवा दिया जाएगा तो वो क्या है, वो सुदृढ़ हो जाएगा। वो बहुत समय तक जो है फिर क्या है कि लिखी हुई चीज़ जो है बहुत लंबे समय तक चलती है, मौखिक चीज़ नहीं चलती है। तो इनको जाना जाएगा, इसलिए जो है इन्होंने एक तरीका सोचा अपने दरबारियों के द्वारा जो है अपने इतिहास को लिखवाना। तो इसमें इन्होंने जो एक योजना बनाई उसमें ये था कि जो भी एक जो राइटर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं वो जो है साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो सभी लोग हैं उनके सामने एक ऐसे राज्य की योजना के बारे में बताएं जो बहुत ही प्रबुद्ध है ना। और इसके बाद जो है जो कुछ ऐसे लिखने का ये भी उद्देश्य था कि जो भावी पीढ़ी है उसको जो है विवरण उपलब्ध हो सके इनके साम्राज्य के बारे में।
तो इसलिए जो है इन्होंने अपने साम्राज्य को एक प्रबुद्ध राज के लिए दर्शाने के लिए और आगे तक इनका इतिहास बना रहे, इसलिए इन्होंने जो है लेखन का कार्य शुरू कराया। तो ये लेखन का कार्य जो है किस प्रकार से किया जाता था, ये हमें जो है पढ़ना है। अब देखिए, जैसे जो इनके बारे में लिखा गया, तो लिखने के कौन कौन सी घटनाएं होती थी। जैसे कोई भी शासक पर केंद्रित कोई घटना है, शासक का जो परिवार है, दरबार है, और उसके जो नोवेल्टी कोर्ट है, नोवेल्टी लोग जो हैं, और जो उस समय वॉर हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, और किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये सब जो है लिखा जाता था। अकबर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब, इनकी कहानियों पर आधारित जो इतिवृत्त हैं वो हैं अकबरनामा, शाहजहाँनामा, आलमगीरनामा, ये हैं, और इनको इनके दरबारियों के द्वारा लिखा गया था। अब जो है जैसे फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, यानी कि तुर्की से फ़ारसी की ओर, ये भाषा से संबंधित है कि मुग़ल जो थे उन्होंने, मुग़ल दरबारियों ने जो इतिहास लिखा वो फ़ारसी भाषा में लिखा गया, और जो दिल्ली के जो ये सुल्तान थे उनके समय में, यानी जो सल्तनत काल था, जो उत्तर भारत की जो विशेष भाषाएं थी, जैसे हिंदी भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी जो मतलब क्षेत्रीय विविधताओं के साथ जो है क्षेत्रीय भाषाएं थीं, तो फ़ारसी जो है दरबार और जो साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब उभरी, यानी कि इसका खूब विकास हुआ। और वैसे तो हम देखेंगे तो जो मुग़ल शासक थे वो चंगताई मूल के थे, और उनकी जो मातृभाषा थी वो क्या थी, टर्किश थी, यानी कि तुर्की थी। और जो बाबर की जो बारे में लिखा गया है उसके संस्मरण वो टर्किश भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन बाद में क्यों फ़ारसी को अपना लिया गया, पर्शियन भाषा को अपनाया गया, ये बहुत सोच समझ के अकबर ने जो है फ़ारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनवाया। इसका मतलब कारण ये हो सकता है कि जैसे ईरान जो था तो उसके साथ में जो है सांस्कृतिक और जो बौद्धिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। फिर मुग़ल दरबार में जो पद पाने वाले जो लोग थे, मतलब जिनको सैनिक पद प्रदान किए जाते थे, वो ईरानी और मध्य एशिया के प्रवासी थे, तो उनके प्रभाव में आके या उनको खुश रखने के लिए या वो राजा पे थोड़ा जो है दबाव बनाते होंगे कि पर्शियन भाषा को जो है राजभाषा लागू किया जाए। तो उन्होंने क्या है, टर्किश भाषा से अपने लाभ के लिए जो है पर्शियन या जो फ़ारसी भाषा थी उसको जो है दरबार में ऊंचा स्थान दिया, और जो भी लिखा गया वो इस भाषा में लिखा गया। और ज़्यादातर जो लोग थे, मतलब जो शक्ति थी जिनके पास या प्रतिष्ठा थी, उनकी भी इस भाषा में अच्छी पकड़ थी, इस भाषा को बोलने वाले लोग थे, तो इस कारण जो है इस भाषा को प्रमुखता दी गई और इतिहास लिखने का काम किया गया। सारा जो दरबार का काम होता था वो भी इसी भाषा में किया जाता था। अब इसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ पे ये पर्शियन भाषा जो है प्रयोग में नहीं लाई जाती थी ज़्यादा, जैसे मान लीजिए राजस्थानी, मराठी या तमिल जो शासकीय लेख हैं, उसमें भी जो है जो शब्दावली है या जो मुहावरे हैं उनमें जो है पर्शियन भाषा के शब्द प्रयोग में लाए गए। तो एक मिक्स भाषा जो है इस्तेमाल की गई है, मतलब मिक्स भाषा बन गई, और एक तरह से कहेंगे कि जो फ़ारसी का भारतीयकरण हो गया। इसके बाद जैसे मान लीजिए फ़ारसी और हिंदवी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में पहले जो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, तो दोनों को मिक्स करके जो एक नई भाषा उभरी वो क्या है, उर्दू भाषा कहलाई, और उसको उर्दू भाषा का नाम दिया गया। अब जैसे बाबर के जितने भी जो लेख हैं, संस्मरण हैं, वो टर्किश भाषा में लिखे गए हैं, और इसके बाद जो है इनका बाद में जो है फ़ारसी में अनुवाद
कराया गया। अकबर के और उसके बाद के जितने भी हैं वो फ़ारसी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद जैसे मुग़ल शासक होते थे, उन्होंने जैसे महाभारत है, रामायण है के संस्कृत ग्रंथ थे, उनका भी फ़ारसी में जो अनुवाद कराया। कुछ लोग जो है शासकों ने नहीं, कुछ ऐसे लोग थे मुग़ल शासन काल में जो कि दूसरे धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। तो जैसे महाभारत का अनुवाद किया तो उसमें रजनामा उसको जो है, यानी कि युद्धों की पुस्तक के रूप में उसको जो है ये नाम दिया गया, रजनामा। और इसके बाद जो है जैसे तो इस तरह से जो है भाषा को भी आधार बनाया गया अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए या अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। अब किस तरह से जो है उस समय किताबें लिखी जाती थी या जो पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो लिखी जाती थी। तो द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि पांडुलिपियों की रचना किस तरह से होती थी ये हम जो है पढ़ेंगे। तो जो मुग़ल काल का जो इतिहास लिखा गया है वो पुस्तकें जो है पांडुलिपि की रूप में लिखी गई हैं, यानी कि हाथ से लिखी गई हैं। वो उस समय कोई मशीन नहीं थी। और ये कैसे लिखी जाती थी, कहाँ लिखी जाती थी? तो पांडुलिपि लिखने के लिए जो उस समय पुस्तकें लिखी जा रही थी उसके लिए एक शाही किताबखाना बनाया जाता था, इम्पीरियल किताबखाना, यानी कि जो राजा के तरफ से बनाया गया है। और इसमें जो है जो किताबखाना होता था, पुस्तकालय, जैसे मान लीजिए किताबें हैं, लिखने के बाद एक पुस्तकालय में रख दी जाती हैं या उनका अनुवाद किया जा रहा है वहाँ पे, इसके रूप में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये एक जो है क्या था, मतलब किताबें लिखने का स्थान था, लिपि घर की तरह था, जहाँ पे जो है पांडुलिपि लिखी जाती थी और उनका संरक्षण करके रखा जाता था। लेकिन पांडुलिपि लिखने का काम केवल एक आदमी के द्वारा नहीं किया जाता था, बहुत सारे लोग जो है इसमें लगे हुए होते थे। तो किस तरह से लिखा जाता था और कौन कौन इसकी रचना करते थे? जैसे मान लीजिए कागज़ बनाने वाला होता था तो पांडुलिपि के लिए पन्ने तैयार करता था, पेज। और जो सुलेखक यानी कि जो अच्छा, तो एक पेपर मेकर्स हो गया। और इसके बाद जो है जो लिखने का काम करता था, जिसकी राइटिंग अच्छी होती थी, एक वो होता था। और वो क्या है कि मतलब जो चैप्टर होता था उसकी नकल तैयार करता था। और इसके बाद जो है फिर जो पेज होते थे उनको चमकाने का भी काम किया जाता था कि उनमें शाइनिंग आ जाए, अच्छा लगे, ऐसे भी किया जाता था। और इसके बाद जो है जैसे मान लीजिए चित्र बनाने हैं, चित्रों को बहुत महत्व दिया गया था। ये काम माना गया था कि जो चित्र हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो किसी भी लिखी हुई चीज़ को सजीव कर देते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो सही में है और वो उसके महत्व को बढ़ा देते हैं लेखन के। तो इसलिए चित्र भी बनाए जाते थे। तो चित्रकारी करने के लिए जो है जगह छोड़ दी जाती थी और चित्रकार अलग होते थे चित्र बनाने के लिए। फिर जब पुस्तक पूरी लिख जाती थी, जब प्रिंट हो जाती थी, और उसके बाद क्या करा जाता था कि बुक बाइंडर्स होते थे। तो बुक बाइंडर्स जो है सारे पेजों को इकट्ठा करके उसकी जो है बाइंडिंग का काम करते थे और इस तरह से एक जो है पांडुलिपि तैयार हो जाया करती थी। तो बहुत मेहनत और बहुत समय में जो है पांडुलिपि तैयार होती थी, इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भी थी। इसके बाद जैसे मान लीजिए जो पांडुलिपि लिखते थे या जो चित्र बना रहे हैं उनको बहुत महत्व दिया जाता था, उनको कई बार जो है पुरस्कार दिए जाते थे, पदवियां दी जाती थी। लेकिन जैसे कागज़ बनाने वाले हैं, जिल्द बनाने वाले हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता था, उनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको सम्मानित किया जाए दरबार में, ऐसा कुछ जो है नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनके काम को शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, वो तो उनके साथ के कामगर समझे जाते होंगे। और ये बड़ा मतलब कौशल का काम होता था और विभिन्न शैलियाँ इसमें जो है इस्तेमाल की जाती थी। अकबर जिस शैली का जो मतलब लिखने की शैली थी
उसको पसंद करता था। क्या स्टाइल था वो? नस्तलिक कहा जाता था उसको, नस्तलिक शैली। और ये जो नस्तलिक शैली थी उसमें क्या था कि उसमें लंबे हॉरिजेंटल जो है अक्षर बनाए जाते थे, और इसमें एक जो है 5 से 10 मिलीमीटर की जो सरकंडे होते हैं जिससे पहले कलम बनाते थे, तो उसकी जो है एक नोक वाला सरकंडा जो है उससे कलम बना ली जाती थी, और फिर उसको स्याही में डुबो के जो है लिखा जाया करता था। फाउंटेन, आपने कलम नहीं देखी होगी लेकिन फाउंटेन पेन देखा है, उसमें स्याही रहती है, भरी रहती है, और वो निब में आती जाती है और लिखते जाते हैं। तो कलम में क्या है कि स्याही में एक दबात होती थी, यानी कि बॉटल में भरा रहता था स्याही जो इंक है, और उसमें डुबो के जो है उसको लिखा जाता था। वो सरकंडा सोख लेता था उसको जो इंक है, और लिखते थे। तो ये है द प्रिंटेड इमेज। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि जो रंगीन यानी कलर्ड जो चित्र होते थे, जो पिक्चर होती थी, उसको बहुत महत्व दिया जाता था, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि मतलब वो एक जादुई कला है, और ये जो है महत्व बढ़ा देती है लिखने का। इससे सजीवता आती है एकदम से, ऐसा लगता है जैसे सही में राज दरबार के बारे में लिखा गया या युद्ध के बारे में। तो देख के ऐसा लगता था कि सही में ऐसा होता होगा, ये एकदम उसी समय की जो है प्रस्तुति है। ऐसे इसलिए जो है चित्रों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए जो बादशाह थे या जो शासक थे, वो क्या है, वो चित्र लिखवाते थे, उसके बाद चित्र बनवाते थे। लेकिन जो रूढ़िवादी मुसलमान थे वो क्या है, वो इसको सही नहीं मानते थे। वो जो हदीस यानी कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन के कुछ जो प्रसंग वर्णित हैं, उलमा जो थे उन्होंने जो है इनके ऊपर किसी भी तरह का जो चित्रण करना है उसके ऊपर जो है उन्होंने विरोध किया कि इसको किसी भी प्रकार से चित्रित ना किया जाए। लेकिन जो है शासकों ने क्या करा, उन्होंने जो है परिस्थितियां देखते हुए जो शरिया है यानी मुस्लिम जो कानून है उनकी व्याख्याओं को अपने प्रशासन के हिसाब से जो है उनको बदल लिया, इस्लामिक परंपराओं को। और उनके मतलब जैसी उनकी राजनीतिक आवश्यकताएं हुई उसी के अनुसार से उसने शरिया की व्याख्या कर ली, यानी कि जो मुस्लिम नियम होते हैं, कानून जो है उनको शरिया कहा जाता है, वो बना लिए ताकि उनको जो है शासन करने में किसी प्रकार की जो है परेशानी ना हो। तो शरिया के नियम जो है उनकी व्याख्या अलग अलग तरह से समय समय पर की जाती रही है, और ऐसे करके जो है चित्रों का बहुत महत्व था। जैसे मान लीजिए ईरान के बहुत सारे कलाकार थे, तो मुग़ल कालीन भारत में वो जो है भारत आए, और इन्हें मीर सैयद अली, अब्दुस मसद ये थे, और इन्होंने जो है इसके बाद और भी लोग थे जिन्होंने कि जो है चित्रकला ने विशेष योगदान दिया, और रंगीन चित्र जो है मुग़ल दरबार के लिए बनाए, और इस तरह से जो है किताबें तैयार की जाती थी। अब हम बात करेंगे जो उस समय की जो फेमस बुक हैं, यानी कि लिखी हुई बुक हैं, अकबरनामा और क्या बादशाहनामा, द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। अब ये दोनों बुक क्या हैं? अकबरनामा जो है वो अकबर के जीवन से संबंधित है। जो अकबरनामा अबुल फजल दरबारी लेखक थे उन्होंने लिखी, और इनको कहा जाता है कि ये जो है जन्म इनका आगरा में हुआ था। मुग़लों की जो राजधानी पहले आगरा थी, और अरबी, फ़ारसी, यूनानी जो भाषाएं हैं उसके दर्शन और सूफीवाद का जो है ये एक तरह से विशेषज्ञ था, और बहुत ही एक स्वतंत्र चिंतक बताया जाता है, और बहुत प्रभावशाली विवादी था ये। तो इस तरह से जो है अकबर इसको बहुत पसंद करता था, इससे बहुत प्रभावित हुआ, और अबुल फजल को उन्होंने जो है काम सौंपा ये, और अबुल फजल ने जो है अकबर के शासन से जुड़े जो विचार हैं उनके और उसके शासन के बारे में लिखा।
तो अबुल फजल ने 1589 में अपना जो है काम शुरू किया अकबरनामा लिखने का, और 13 वर्ष जो है कार्य किया। और उसके बाद जो है उसने जो लिखा उसको उसने बाद में सुधारने का भी काम किया, जो घटनाएं लिख दी, यानी कि अपनी तरह से जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको अपनी तरह से भी लिखने की कोशिश की। मतलब सुधारने का मतलब यही है, अगर उसने उसके प्रारूप में जो है सुधार किया। और इसके बाद जो है उसने जो अकबरनामा लिखा 3 जिल्द उसकी, मतलब 3 भागों में उसने लिखा। तो उनमें से पहले 2 तो इतिहास हैं और तीसरी जो उसका भाग है आईने अकबरी है। और उसने जो पहली जिल्द में जो है आदम से लेकर अकबर के जीवन को जो है दर्शाया है। दूसरी जिल्द में जो है अकबर के जो 46वां शासन वर्ष है उसके बारे में जो है बताया है। और उसके बाद जो है अबुल फजल जो है जो सलीम था यानी कि जहांगीर था, उसके षड्यंत्र के कारण जो है वीर सिंह बुंदेला ने के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से जो है अबुल फजल ने अकबर के समय का इतिहास लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया। और इसमें अकबरनामा में जो है उसमें जो लेखन किया गया है उसके जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं और भी जो चीज़ें हैं वो सब किए हैं। और लेकिन इसमें क्या है कि जो समय के साथ होने वाले जो बदलाव हैं उनके उल्लेख के बिना ही जो है इसको लिखा गया है। और बहुत जैसे अकबर के साम्राज्य के जो भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जो है विवरण प्रस्तुत उनको किया गया है। तो अब बहुत अभिनव मतलब नाटकीय तरीके से जो है अभी प्रस्तुत इसको किया गया है। और इसके बाद जो है अबुल फजल की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही एक तरह से अलंकृत भाषा का इस्तेमाल करता था। और उसकी भाषा, जिस भाषा को जो उसने पाठ लिखे हैं या जो लिखा है उसको बहुत ही ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। मतलब एक तरह से प्रभाव छोड़े ऐसी भाषा का जो है उसने इस्तेमाल किया। अबुल फजल का एक शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी, उसने बादशाहनामा लिखा। तो जब जो शाहजहाँ था जब उसने जो है इसके बारे में सुना, लाहौरी के बारे में, तो उसने उसको ये कहा कि अकबरनामा जैसे लिखा गया है उसी के तरह से जो है वो बादशाहनामा भी लिखे। तो एक तरह का सरकारी इतिहास है उस समय का मुग़लों का। तो और लाहौरी ने जो है बादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो है बादशाहनामा लिखा। तो इस तरह से जो है इतिहास लिखा जाता था। और क्योंकि दरबारियों के द्वारा लिखा जाता था तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से बिल्कुल सही घटनाएं उसमें लिखी गई, उनमें कुछ जो है नाटकीय भी लिखा गया। तो ये जो घटनाएं उस समय जो इतिहास लिखा गया तो पांडुलिपि के तौर पे लिखी गई। लेकिन बाद में जैसे मान लीजिए जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो ब्रिटिशर्स ने जो है भारतीय इतिहास को खंगालना शुरू किया। और 1784 में सर विलियम जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित की थी। और वहाँ पे जो है बहुत सारी जो भारतीय पांडुलिपि हैं उनके संपादन, प्रकाशन और जो अनुवाद है वो काम जो है उसका जिम्मा जो है अपने ऊपर लिया। और वहाँ पे जो है अकबरनामा और बादशाहनामा के को जो है एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसमें जो है 19वीं शताब्दी में जो है उसको प्रकाशित किया गया। और जो हेनरी बेवरिज थे उन्होंने अकबरनामा का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। और जो बादशाहनामा है उसके कुछ ही अंशों का अनुवाद हुआ है इंग्लिश में। और संपूर्ण जो उसकी मूल प्रति जो है, जो मेन कॉपी है जो उस समय लिखी गई थी, वो पूरी तरह से जो है अनुवादित नहीं है। तो ये हो गया कि जो मुग़ल शासक थे उन्होंने किस तरह से जो है अपने इतिहास को लिखवाने की कोशिश की और अपने प्रशासन को जो है उच्च दिखाने की कोशिश की। आगे का वीडियो हम दूसरे इसमें देखेंगे।